गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे, घर पे होंगे और टाइम अपना होमवर्क टाइम से कर रहे होंगे। ठीक है। सो बेटा, हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को स्टडी कर रहे थे। ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक जो आज मैं कराऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। देख, ठीक है। सो ध्यान रखना मैंने क्या आज कराया है, उसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है। सो ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखो, इसमें ये इतना बड़ा टॉपिक क्यों बन गया बेटा? इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है। वो सारे फॉर्मूलेज हमने एक्सप्लेन कर दिए, ये बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है। आप कोई भी किसी भी बुक को स्टडी कर लेना, एबीसी मॉडर्न, प्रदीप, ठीक है, एनसीईआरटी, किसी भी बुक को स्टडी कर लेना, आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा मिलेगा। और मैंने आपको हर एक फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन बताया, कैसे फॉर्मूला बोहर ने बनाया था और कैसे इसको ड्राइव किया था। मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करी है इस टॉपिक में। ठीक है। इसलिए टॉपिक थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब आगे इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि जो एनर्जी है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था उस दिन आपको लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हाइयर ऑर्बिट या फिर हाइयर टू लोअर ऑर्बिट। पढ़ाया था ना कि यहाँ पे जो एनर्जी है E1, यहाँ पे एनर्जी मान लो E3 है। पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है फ्रॉम लोअर टू हाइयर ऑर्बिट। ठीक है। मतलब जब भी ट्रांजिशन करेगा ना, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, अगर ये एनर्जी डिफरेंस मिलेगा तो तुरंत कूद के इसमें चला जाएगा। ठीक है। फिर वो अपना स्टेबल भी होना चाहेगा, वो यहाँ से वापस भी आ सकता है। सो बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो कब करेगा? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, या फिर एनर्जी को एमिट करेगा। ये दो ही केस पढ़ाए थे मैंने। तो यहां से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेल्टा E इज इक्वल्स टू E3 माइनस E1, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। पढ़ाया था ना, ये चीज तो मैंने स्टडी कराई थी। क्लियर? सो बेटा, E3 माइनस E1, ई एनर्जी क्या होती है? En इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये था। तो E3 का एनर्जी क्या बनेगा बेटा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 अपॉन एन की वैल्यू यहां पे En तो ये होगा मेरा। सो एनर्जी यहां पे क्या होगा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन N3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। और E2 कितना बनेगा बेटा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन N2 का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू यहां रखेंगे। डेल्टा E, इसको Hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। एनर्जी तो है, एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो E3 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन N3 का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ पे E1 है ना, यहाँ पे तो सॉरी E1 है, तो यहाँ पे E1 लिख लो। और E1 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। सो इसमें से कॉमन निकाला था, ये कॉमन आ रही थी टर्म, इसको इधर उधर भेज के मैंने फॉर्मूला बनाया था। वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10⁻⁷ जेड स्क्वायर भी कॉमन था। ठीक है। क्लियर? ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद यही आएगा। इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N3 का होल स्क्वायर। ये मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन फॉर्मूले में ड्राइव किया था। आप अगर इसको आपको ध्यान से पढ़ना है तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो जी, N2 किसका है? N2 ये वाला जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, फिर N2 लिख दिया मैंने, इसको N1 लिखना चाहिए ना, ताकि पता रहे। यहाँ पे लिख दिया मैंने N1, यहां से यहां तक। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है E3 से E1, तो ये N1 की वैल्यू ये वाली होगी और ये N2 N3 की वैल्यू ये वाली होगी। तो फॉर्मूले में बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है। सो बेटा, आप लोगों को पता है कि बोहर ने क्या किया था? बोहर ने एक हाइड्रोजन लैंप बनाया था। हाइड्रोजन लैंप से जो रेडिएशन से निकल रही थी उसको प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया था। जब प्रिज्म पे इंसिडेंट की तो वो रेडिएशन स्प्लिट्स हो गई थी, एक स्पेक्ट्रम बन गया था। उस स्पेक्ट्रम को जब उसने ऑब्जर्व किया था, उसकी जो वेवलेंथ थी वो फिक्स थी। वेवलेंथ फिक्स होने से एनर्जी फिक्स हो गई।
वेलोसिटी फिक्स हो गई, रेडियस फिक्स हो गया, ठीक है। सो ये था बोहर के मॉडल बोहर ने इस मॉडल को कैसे तैयार किया था। उसने इसके लिए किसका यूज किया था, हाइड्रोजन एटम का यूज किया था, ठीक है। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन एटम कहां से फाइंड आउट होता है ये भी आपको पता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपका, मान लो 1 मोल मॉलिक्यूल है, उसको आप तोड़ते हो तो नंबर ऑफ, ढेर सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड आउट होंगे ना, ठीक है। मान लो ये एक मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन टूट के आया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा है, ठीक है। एक ये टूट के आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है। एक ये आपका टूट गया, ये वाला, तो हाई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है। मतलब सब में इलेक्ट्रॉन एक स्टेट पे थोड़ी होगा, ग्राउंड किसी में इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी पे होगा, किसी में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे होगा। तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी लेने के लिए अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन का मतलब हाइयर से लोअर की तरफ जाएगा। तो उसके लिए मैं एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार कर रहा हूं बेटा, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे E1 और E1 की वैल्यू यहां पे देखो सोल्व कर लेना यहां से। एंड 4 हाइड्रोजन एटम के लिए, 4 हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पे हाइड्रोजन E1 की वैल्यू रखोगे, एन की वैल्यू यहां पे 1 है, ठीक है। सोल्व करोगे तो इसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसके बाद आप एन की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एन की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका E3 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें वैल्यूज पुटअप करके देख रहा हूं, एन की वैल्यू 1 रख रहा हूं, जेड तो 1 है ही ऑलरेडी। एन की वैल्यू एक बार 1 रखी, एन की वैल्यू एक बार 2 रखी, यहाँ पे एन की वैल्यू एक बार 3 रखी। सो बेटा ये एनर्जी लेवल ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। अब देखो ये एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होगा कम, बिल्कुल आप करके देख लो। इसमें ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, ये आगे आएगा, ये और भी कम, ऐसे कम होता चला जाएगा, ठीक है। सो एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8, यहां तक मैं ले लेता हूं। E3, E4, E5, E6 एंड E इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन बेटा ये फर्स्ट ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, हाइयर से लोअर पे आएगा, और लोअर पे मान लो इलेक्ट्रॉन ने जंप करके इलेक्ट्रॉन 8 ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आया। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता, हाइयर से लोअर पे जाता, तो इसका मतलब है क्या, फोटोन एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। तो यहां से जब वो 7 से 1 पे भी, अगर 7 पे बैठा है तो 7 से भी 1 पे आने की कोशिश करेगा, 6 पे बैठा है तो 6 से मान लो 1 पे आ रहा है, 4 से मान लो 1 पे आ रहा है, 3 से मान लो 1 पे आ रहा है, 2 से मान लो 1 पे आ रहा है। तो इस केस में जो फोटोन एमिट करेगा, वो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के इक्वल होगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज में होगी। तो इसको फाइंड आउट किया था लाइमन ने, इसलिए इसको बोल दिया लाइमन सीरीज फोटोन, लाइमन सीरीज फोटोन। अब इलेक्ट्रॉन आपका यहां से 8 से सेकंड पे भी कूद सकता है, सेकंड पे भी जंप कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जितना एनर्जी गैप होगा वहां पे कूद जाएंगे, ये तो हम सपोज कर रहे हैं। इस अगर ऐसा करेगा तो इस केस में वो विजिबल फोटोन एमिट करेगा, विजिबल फोटोन, ठीक है, विजिबल फोटोन मैं नीचे बना रहा हूं। इस केस में वो फोटोन एमिट करेगा, विजिबल फोटोन, ठीक है। और इसको फाइंड आउट किया था बाल्मर ने, दिस इज द बाल्मर सीरीज फोटोन, बाल्मर सीरीज फोटोन। इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे भी जंप कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे भी जंप कर सकता है, ठीक है। इसको फाइंड आउट किया था पाश्चन ने, इसको पाश्चन सीरीज फोटोन बोलते हैं, पाश्चन सीरीज फोटोन। इसको बेटा ब्रैकेट सीरीज फोटोन बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज फोटोन। और इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ पे जंप कर रहा है तो उसको बोलते हैं पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, ठीक है। इनको ऊपर लिख देता हूं, पाश्चन ब्रैकेट एंड
पी फंड, ब्रैकेट एंड पी फंड, ठीक है, पी फंड सीरीज फोटोन। सो इस केस में जो फोटोन एमिट होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन का होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। आप यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ देख लो, ठीक है। मैं अगर मुझे यहां से यहां तक की वेवलेंथ निकालनी है तब भी मैं निकाल सकता हूँ, यहां से यहां तक की निकालनी है तब भी निकाल सकता हूं। अब अगर मुझे यहां से यहां तक की वेवलेंथ निकालनी है तो इसमें n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे रख दो उठा के, आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। यहां से यहां तक की निकालनी है, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n1 की वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दो, ठीक है, क्लियर। सो आपको ये पता होना चाहिए बेटा। अब मैं ये पूछूं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फोटोन है इनमें सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी। आप लोगों को पता है जो एनर्जी है hc/λ, मतलब एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। तो एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पर होगी, एनर्जी फोटोन की यहां ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ छोटी होगी, यहाँ पे एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फोटोन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ, क्लियर। सो यहाँ से आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था लाइमन सीरीज के फोटोन, ये थे बाल्मर सीरीज फोटोन, ये थे पाश्चन सीरीज फोटोन, ये थे ब्रैकेट, ये पी फंड। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कहां से कहां तक, हायर से लोअर पे आएगा, या मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट पे भी कम जंप कर सकता है, इन्फिनिटी से सेकंड पे भी जंप कर सकता है, इन्फिनिटी से थर्ड पे भी जंप कर सकता है, इन्फिनिटी से फोर्थ पे भी जंप कर सकता है और इन्फिनिटी से 5 पे भी जंप कर सकता है। जब ऐसा करेगा तो फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। 1 पे अगर कूद के आ रहा है तो फोटोन एमिट करेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेंज का, ठीक है। अगर 2 पे आ रहा है तो फोटोन एमिट करेगा विजिबल फोटोन, ठीक है। और थर्ड पे आ रहा है तो फोटोन एमिट करेगा पाश्चन सीरीज फोटोन, मींस इंफ्रारेड रेडिएशन, यहाँ भी इंफ्रारेड, यहाँ पे भी इंफ्रारेड। सो बेटा ये समझ आ गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा। और ये इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ही तो हाइड्रोजन एटम बनता है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ते तो आप एनर्जी देते हो, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन, वो एटम जब टूटेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, किसी भी ऑर्बिट में बैठा हो सकता है। तो जब वो हायर एनर्जी पे होगा तो जरूर क्या करेगा बेटा, अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा, और स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो क्या करेगा, जंप करेगा हायर से लोअर की तरफ, क्लियर, समझ आ गया यहां तक, आगे चले, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा हमारा। क्वेश्चन में ले लेता हूं बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 longest wavelength in the Lyman series of hydrogen spectrum, ठीक है। मुझे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है बेटा, सबसे लंबी वेवलेंथ लाइमन सीरीज में कहां होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लाइमन सीरीज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे आता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब आएगा, यहां से देख लो, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था मैंने, यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे जंप कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ना, एनर्जी यहाँ पे E=1/λ, यहाँ पे एनर्जी E=1/λ, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एनर्जी ज्यादा यहाँ पे है तो वेवलेंथ कम यहाँ पे होगी, ठीक है, वेवलेंथ छोटी होगी ना इसकी, और यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। सो आपको लेना है n1 तो लेना है 1 और n2 लेना है आपने 2,
बस ये वैल्यूज आ गई और इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, क्वेश्चन आ गया। 1/λ 10⁻⁴ 1.0 लिख लो या 10⁻⁷ एक ही बात है। z की वैल्यू 1 और बेटा n1 की वैल्यू कितनी है 1 और n2 की वैल्यू की है 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला दूं बेटा, ठीक है? सो वेट 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ of the first line in the Balmer series is 656 nanometer. Calculate the wavelength of the second line. Calculate the wavelength of second line and the limiting line, second line of the Balmer series. Second line of the Balmer series. So the wavelength of the first line in the Balmer series is 165 nanometer. अब कह रहा है कि जो वेवलेंथ है ना, जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ है बाल्मर सीरीज के फोटोन की, एक बार क्वेश्चन में दोबारा हाँ जी, ये आपका बेटा हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। और बाल्मर सीरीज के फोटोन थे इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू सेकंड। दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन। ठीक है, आपको कह रहा है कि जो वेवलेंथ है ना फर्स्ट लाइन की बाल्मर सीरीज की, इसकी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दे रखी है, आपको वेवलेंथ बतानी है सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की। ठीक है, सो फाइंड आउट करो बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला तो यही है, न्यू बार 1/λ 10⁻⁷ z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे n1 की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है बेटा 2, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई बेटा 3। ठीक है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करो। इसमें आपको वेवलेंथ दे रखी है ऑलरेडी, न्यू वेवलेंथ 1/656 नैनोमीटर दे रखी है वेवलेंथ। यहाँ पे 10⁻⁷, z की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, इसको 10⁻⁷ लिख लो या ZRHE लिख लो फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हमें सेकेंड लाइन की भी फाइंड आउट करनी है। n1 कितना आपका 2 का स्क्वायर 4, n2 कितना आपके पास 3 का स्क्वायर 9। सोल्व कर लो, यहां से 1/656 इज इक्वल्स टू RH, यहाँ पे आ जाएगा 9 4 36, 4 9 4
सो 156 इज इक्वल्स टू RH, 9 में से 4 गया 5/36, 5/36। सो यहां से बेटा जो वेवलेंथ था, यहां से जो वैल्यू मिल गई मुझे, वो वैल्यू क्या मिल गई, 1/656 इज इक्वल्स टू RH 5/36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी सेकेंड लाइन क्या, ये वाली यहाँ पे आप देखो, सेकेंड लाइन के लिए सोल्व करो। सेकेंड लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में जो N1 है आपका वो तो 2 है, और जो N2 है आपका वो 3, वो हो गया आपका 4। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू सेम है बेटा। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है 1/λ। ठीक है, RH यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, N1 की वैल्यू कितनी है, 2, 4 हो गया ये, और यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, सो सोल्व करोगे 1/λ RH 16, 4 4 the 16, सो 1/λ इज इक्वल्स टू RH 3/16। यहाँ से RH की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, यहाँ से RH की वैल्यू निकाल लो। RH इज इक्वल्स टू 656 इंटू 36/5, ये वैल्यूज यहाँ रखोगे। 1/λ RH की वैल्यू 656 इंटू 36/5 एंड 3/16, इसको काट लेना, वेवलेंथ आपकी आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, लास्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशन देखो बेटा, जो हाइड्रोजन एटम के लिए ये स्पेक्ट्रम देख रहा था, ठीक है, सो हाइड्रोजन, इसने जो भी कुछ किया हाइड्रोजन एटम के लिए किया। जब दूसरे एटम की बात करें ना, दूसरा एटम इसने लिया जिसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये स्पेक्ट्रम इसको मिल रहा था हाइड्रोजन एटम के लिए, वो स्पेक्ट्रम इसको नहीं मिल रहा था। इसने, हाँ, इससे दो चीजें तो पता चल गई थी, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स है। ठीक है, पर ये सबके लिए जरूरी नहीं था, सबके लिए सेम था। ठीक है, बट इसने ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए किया था, और हाइड्रोजन एटम के लिए